स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रेटाइनल डिटैचमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए और एग्जाम पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये जरूर आता है एग्जाम में। सो रेटाइनल डिटैचमेंट क्या होता है, हम वर्ड से पता लगा सकते हैं। रेटाइनल, रेटाइना, जो आईज में रेटाइना होता है उसका डिटैचमेंट, डिटैचमेंट होता है अलग होना। ठीक है, तो डेफिनेशन पे आते हैं। रेटाइनल डिटैचमेंट इज अ पेनलेस सेपरेशन ऑफ द सेंसर रेटाइना फ्रॉम द एपिथेलियम रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ विजन। इसमें होता क्या है, जो रेटाइना होता है वो जहां से जुड़ा हुआ होता है उधर से वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और उस सेपरेट होने के अंदर उसको पेन बिल्कुल फील नहीं होता, पेशेंट को पेन नहीं होता है। रेटाइना अपनी जगह से अलग हो जाता है और अलग होने की वजह से उसको क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। उसका विजन लॉस हो जाता है, तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। ओके, देन हम आते हैं टाइप्स पे। तो टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप है रेगमेटोजेनस। रेगमेटोजेनस में क्या होता है, अ ब्रेक टीयर होल डेवलप इन द रेटाइना दैट अलाउ लिक्विड टू पास टू विट्रस स्पेस इनटू सब रेटाइनल स्पेस। जो आई होती है उसके रेटाइना के अंदर एक ब्रेक आ जाता है, टीयर होल, या तो उसमें कट आ जाएगा या वो एक तरह से टूट जाएगी या उसमें खड्डा हो जाएगा। वो किस में हो जाएगा, रेटाइना के अंदर हो जाएगा। और उस वजह से जो लिक्विड होता है उसके अंदर वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उसे रेगमेटोजेनस बोलते हैं। रेटाइना के अंदर कोई भी ब्रेक, टीयर, होल होना, उस वजह से जो भी लिक्विड अंदर होता है वो बाहर आ जाएगा सब रेटाइनल स्पेस के अंदर, तो उसे रेगमेटोजेनस बोलते हैं। सेकेंड आता है सेकेंडरी रेटाइनल डिटैचमेंट। इसको हम एक्सुडेटिव भी बोलते हैं और सीरस भी बोलते हैं। एक्सुडेटिव, सीरस, जहां भी वर्ड आ जाए वहां आप समझ जाना कि हम कोई भी इन्फेक्शन की बात करने वाले हैं। एक्सुडेट, ठीक है, इन्फेक्शन की बात। तो ये सेकेंड क्या होता है कि कॉज बाय इन्फ्लामेशन, वेस्कुलर एबनॉर्मलिटी और इंजरी, देयर इज नो होल, टीयर, ब्रेक। इसके अंदर एक तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करता है, ग्रोथ हो जाएगी यहाँ बैक्टीरिया की, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें जैसा हमने ऊपर पढ़ा था रेगमेटोजेनस में, वैसा इसमें होल, टीयर और ब्रेकडाउन नहीं दिखेगा, बस उधर एक इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एक सोजन तरह से हो जाएगा। ओके, तो ये था सेकेंडरी रेटाइनल डिटैचमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटैचमेंट पे। तो ट्रैक्शनल वर्ड होता है, खिंचाव को हम ट्रैक्शनल बोलते हैं। ट्रैक्शन हम किससे बोलते हैं, खिंचाव को। ठीक है, तो ये स्कार टिश्यू ग्रो ऑन रेटाइनल सरफेस। जो रेटाइना होता है उसके ऊपर एक कुछ अलग तरह के टिश्यू ग्रो करने लग जाते हैं। रेटाइना के ऊपर ही कुछ ग्रो करने ऐसा लग जाता है जिससे क्या ना, आंखों का खिंचाव होने लग जाता है। वो वहां से प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से उसमें खिंचाव आता है, तो उसे हम रेटाइनल डिटैचमेंट ट्रैक्शनल वाला बोलते हैं। ओके, देन कम्स टू ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या होती है, ईटियोलॉजी होती है उस चीज का कॉज, यानी कि रेटाइनल डिटैचमेंट किस वजह से हुआ है, किस रीजन से हुआ है, किस कॉज से हुआ है, क्या उसके रिस्क फैक्टर हैं, वो देखते हैं हम। तो कैटरेक्ट सर्जरी, मैंने ये टॉपिक कैटरेक्ट डाल रखा है। अगर आपको ये टॉपिक चाहिए हो तो आप मेरे रिसेंट वीडियोस में जाके देख सकते हो। ओके, तो कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट की सर्जरी करते टाइम भी रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है, तो ये इसका कॉज है। सेकंड, आई ट्रॉमा, अगर आंखों में किसी भी तरह से लग जाए, कोई एक्सीडेंट से या फिर किसी गलती से किसी चीज से भी अगर आंखों में लग जाए तो रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है। मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जो उस वजह से भी आगे जाके हमको ये रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है। एज, 50 से 70 साल की उम्र के अंदर भी ये चीज देखने को मिल सकती है। रेटाइनल सेल डीजनरेशन, अगर रेटाइना के सेल्स खत्म होने लग जाएंगे तो उस वजह से भी हमें रेटाइनल डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। ओके, फिर हम आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइन एंड सिम्टम ही होता है, तो आप उसका लोड मत लेना। ये जरूर ध्यान रखना कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का दूसरा नाम होता है साइन एंड सिम्टम्स। तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, चलो हम देखते हैं। सडन बट ब्रीफ फ्लैशेस ऑफ लाइट, आंखों के अंदर अचानक से फ्लैशेस आने शुरू हो जाएंगे, लाइट के जो छप 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 जो लाइट आती है, जैसे हम अगर लाइट का स्विच ऑन ऑफ करें तो वैसे फ्लैशेस आते हैं जो लाइट के, वो आने शुरू हो जाएंगे अपने आप। फेल्ट पेरिफेरल विजन, यूजुअली फेल्ट पेरिफेरल विजन, और जो
पेरिफेरल साइड का, जो हमारी आंखों के साइड का जो भी पोर्शन होता है वहां पे हमें ज्यादा फील होगा, ठीक है। ये फ्लैश इज मोर व्हेन आई मूव्स। अगर हम अपनी आंखों को इधर उधर घुमाएंगे तो ये फ्लैशेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये जो लाइटों की छपछपाहट होती है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो और इसे हम फोटोफेजिया भी बोलते हैं। इन तीनों लक्षण जिसके अंदर होते हैं उसे फोटोफेजिया भी बोलते हैं। फिर 4th नंबर पे आता है फ्लोटर्स। देयर इज अ बिट ऑफ डेब्रिस इन द आई विच मेक्स टू सी थिंग्स फ्लोटिंग। फ्लोटर्स का मतलब होता है जैसे कि जब हमें रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा तो हमें अपनी आईज से सब चीजें फ्लोट करती नजर आएगी, यानी कि जैसे बहना जिसे बोलते हैं ना, बहती हुई, तो एक लहराती हुई बहती हुई नजर आएगी हमें अपनी नजरों से, ठीक है। और फिर आता है सेंसेशन ऑफ फॉलिंग कर्टन्स। जैसे कि कर्टन्स होते हैं पर्दे, जैसे कर्टन हम गिराते हैं ना, जैसे कर्टन हम लगाते हैं तो ऐसा उसको फील होगा जैसे कि कर्टन गिर रहे हैं, बार बार कर्टन लग रहे हैं, छपछपाहट उसकी आंखों में ये चीज होगी। फिर 6th आता है पेनलेस कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें पेन बिल्कुल नहीं होगा, ये पेनलेस कंडीशन है, ओके। कम टू नर्सिंग नेक्स्ट कम टू डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन। तो सबसे पहले हम उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, रेटिनल डिटैचमेंट जिसे पेशेंट को हुआ है उसका, और इसका एग्जामिन करेंगे हम। देन एक जो ऑप्थेल्मोस्कोपी होता है उससे हम ये देखेंगे कि उसकी आई में क्या प्रॉब्लम हुई है, उससे हम डिटेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट आता है 3rd फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। फ्लोरेसेंट का मीनिंग होता है कलरफुल डाइज को यूज करके हम एंजियोग्राफी करते हैं, जिससे पता लगता है कि रेटिनल डिटैचमेंट है या नहीं, ओके। 4th आता है विजुअल एक्यूटी। इससे भी हम उसको एग्जामिन करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट को, और ये कुछ टेस्ट है, विजुअल फील्ड टेस्ट, कन्फ्रंटेशन, ये सब कॉमन टेस्ट है। इनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई रेटिनल डिटैचमेंट है या नहीं। नेक्स्ट कम टू मैनेजमेंट। रेटिनल होल्स एंड टीयर्स कैन बी ट्रीटेड विथ लेजर थेरेपी और क्रायोसर्जरी। ये सिर्फ और सिर्फ मेनली ट्रीट हो सकते हैं लेजर सर्जरी और क्रायोसर्जरी के थ्रू। सर्जरी इज डेफिनेट मैनेजमेंट ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। और कोई हो ना हो, लेकिन सर्जरी इसका एक डेफिनेट मैनेजमेंट है जिससे ये हो सकती है, ट्रू मैनेजमेंट है इसका। तो सर्जरी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट स्क्लेरल बकलिंग, सेकंड न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, थर्ड इज विट्रेक्टोमी। तो ये 3 टाइप की सर्जरी हम रेटिनल डिटैचमेंट में करते हैं, जिससे हम सक्सेसफुली उस रेटिनल डिटैचमेंट को सही कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्क्लेरल बकलिंग की। ये क्या होता है कि इसमें दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व जनरल एनेस्थीसिया फॉर इंसर्जन ऑफ सिलिकॉन इन सर्कल बैंड टू प्रमोट अटैचमेंट एंड इम्प्लांटेशन ऑफ गैस टू पुश रेटिना बैक अगेंस्ट द वॉल ऑफ आई। इसके अंदर एक बक्कल टाइप जो इन सिलिकॉन सर्कल बैंड होता है उसे हम डालते हैं आई के अंदर, इंसर्ट करते हैं उसे, ओके। सर्जरी ही एक तरह की। पहले इसमें पूरी बॉडी में एनेस्थीसिया देते हैं, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। लोकल होता है जो पर्टिकुलर एक प्लेस के लिए होता है, हम इसे जनरल देंगे, पूरी बॉडी को हम इसमें सुन करेंगे। और देन हम क्या करेंगे, जो इन्फ्लेंटेशन ऑफ गैसेस है, तो जैसे ही हम बक्कल को उसमें आईज में डालेंगे तो गैसेस एकदम से रेटिना को पुश करेगी बैक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेटिनल डिटैचमेंट मतलब होता है एक सेपरेशन, वो दोनों अलग हो गए थे एपिथेलियल वॉल से। लेकिन इसमें फिर क्या होता है कि बक्कल डालने से वो रेटिना को गैसेस से पुश करेगा वापस अपनी जगह पे और सेपरेशन को खत्म कर देगा। यहाँ भी सेम लाइन लिख रखी है, द स्क्लेरल बक्कल मेड ऑफ सिलिकॉन, जो बक्कल सिलिकॉन का बना हुआ होगा, और इज अप्लाइड टू कंप्रेस द आईज, द होल और टीयर मे बी पुश अगेंस्ट द आउटर स्क्लेरल वॉल ऑफ आई। वो सिलिकॉन बैंड्स को कंप्रेस करेगा, उसको थोड़ा धक्का देगा पीछे की तरफ, और उससे होल और टीयर जो भी होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और वो एकदम पुश हो जाएगा पीछे स्क्लेरल वॉल ऑफ आई के वॉल पे पुश हो जाएगा। देन कम्स टू सेकेंड टाइप, न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। न्यूमो वर्ड हमें एयर के बारे में बताता है। न्यूमो वर्ड कहीं पे भी आया उसका मतलब एयर ही होता है। तो इसमें है द गैस बबल डायरेक्टली इंजेक्टेड इनसाइड द विट्रस कैविटी। गैस बबल है जो डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं विट्रस कैविटी में, जो आइस की जो विट्रस कैविटी होती है
उसमें डायरेक्टली ये बबल्स हम इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं टू पुश द डिटैचमेंट रेटिना अगेंस्ट द वॉल ऑफ, वही सेम इसके अंदर इंजेक्शन के थ्रू बबल्स डालेंगे ताकि रेटिना वापस अपनी जगह पे चला जाए, वॉल के ऊपर वापस रेटिना चला जाए। ओके, ये इसमें एयर बबल डालेंगे, गैस बबल। द गैस बबल ग्रेजुअली डिसअपियर आफ्टर 2 to 6 वीक्स। जो गैस बबल्स है वो 2 से 6 वीक के अंदर वहां से वापस डिसअपियर हो जाएंगे, वो अपना काम कर देंगे उसको रेटिना को जगह पे लाने का, उसके बाद वो वहां से 2 से 6 वीक में गायब हो जाएंगे। ओके, तो इसमें बबल्स प्रोवाइड करते हैं प्रेशर। ओके, फिर हम आते हैं विट्रेक्टोमी। थर्ड, विट्रेक्टोमी, अ स्मॉल ओपनिंग आर मेड टू द स्क्लेरा टू अलाउ पोजिशनिंग ऑफ फिब्रिटो ऑप्टिक लाइट एंड कटिंग सोर्स। ये वाला देखिए आप, लास्ट वाला पॉइंट, इससे आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब। द विट्रस जेल ऑफ आई इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद द गैस टू रिफिल द आई, रिपोजिशनिंग द रेटिना। इसके विट्रेक्टोमी में क्या करते हैं, विट्रेक्टोमी इस वर्ड से देखो क्या लिख रहा है, विट्रस की बात करेंगे, विट्रस ह्यूमर, विट्रस कैविटी, इनकी बात करेंगे। तो इसमें जो विट्रस जेल होता है आई का, उसको निकाल देते हैं और उसकी जगह पे हम गैस फिल कर देते हैं ताकि जो रेटिना है वो वापस अपनी पोजीशन में ढंग से आ सके। तो ये थे 3 टाइप्स, जिसमें फर्स्ट टाइप में हमने बक्कल डाल के रेटिना को पुश किया था आई वॉल पे। ओके, और इसके अंदर हमने एयर डाल के उसको पुश किया था वापस वॉल पे, एयर बबल्स डाल के इंजेक्शन के से। और इसके अंदर हमने विट्रस जेल को निकाल के और गैस डाल दी है, जिससे वापस आई अपनी रेटिना अपनी पोजीशन पे आ जाए। ओके, ये जो 3 थे ये आई थिंक सो आपको अंडरस्टैंड हो गए हैं। फिर हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नर्सिंग इंटरवेंशंस। जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए एग्जाम के अंदर लिखने में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन, जो उन्हें ढंग से लिखना होता है। बिकॉज एग्जामिनर सब कुछ चेक करता है बट मोस्टली इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देता है। अगर आपने ये नहीं लिखी हो या इनकरेक्ट लिखी हो तो आई थिंक बहुत चांसेस आपके नंबर कटने में है। ओके, तो ये ज़रूर लिखिए, और नहीं आता तो भी अपने मन से आप बना के लिख सकते हो, बट लिखना इज जस्ट अ कंपल्सरी। मैं आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बताऊंगी, उनमें से आप आराम से लिख सकते हो। तो फर्स्ट, रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ऑफ पेशेंट टू प्रिवेंट एडिशनल डिटैचमेंट। उसकी एक्टिविटीज़ हमें कम करनी है, ज़्यादा सिर को हिलाना डुलाना और ये सब कुछ नहीं करना है, जिससे आंखों में वापस खिंचाव आए और वो रेटिनल डिटैचमेंट वापस हो जाए, तो हमें ध्यान रखना है उसका। सेकेंड, टू कवर द अफेक्टेड आई विद एन आई पैच। तो हमें आई जो खराब हो रखी है, जिसमें रेटिनल डिटैचमेंट हो रखा है, उसको हमको कवर रखना पड़ेगा आई पैच से। ओके, इसके लिए आई पैच आते हैं। Then administer antibiotic to prevent infection and decrease inflammation of the eye। तो हमें कुछ एंटीबायोटिक्स उसको देनी पड़ेगी ताकि उसका इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचाव रहे उसका, और साथ ही में इन्फ्लामेशन अगर कोई भी हो रही है, सूजन उसको आ रही है, तो वो भी हट जाए। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो जिससे हम दे सकते हैं उनको एंटीबायोटिक। देन कम्स टू नेक्स्ट, रिमाइंड द पेशेंट टू इंस्टॉल द ड्रॉप्स एज प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। पेशेंट को हमें याद दिलाना, रिमाइंड करवाना है उसको कि उसको कब अपनी ना आंखों में दवाई डालनी है, जिससे वो इसके इन्फेक्शन भी सही रह सके, इन्फेक्शन भी ना हो उसको और इन्फ्लामेशन भी ना हो। ओके, तो उसको टाइम टू टाइम हमको रिमाइंड कराना है कि आपको कब कब डालनी है आंखों में आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्जिकल प्रोसीजर एंड रेस्ट आई प्रायर टू प्रोसीजर। इसमें ये बता रहा है पॉइंट कि हमें इन्फॉर्मेशन पहले ही उसको दे देनी है पेशेंट को, दैट सर्जरी के रिगार्डिंग कि सर्जरी कैसी होगी, क्या होगी, ताकि उसको कोई एंग्जाइटी ना रहे, ना ही वो किसी चीज़ को लेके घबराए। ओके, और रेस्ट द आई प्रायर टू प्रोसीजर मतलब है उसे कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर में ले जाने से पहले उसको थोड़ा आई को रेस्ट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है अप्लाई एन आई पैच और आई shield to affect eye and advise the patient to lie with affected eye if a gas bubble is injected during procedure। इसमें बताया गया कि उसको आई पैचेस लगाने, आई शील्ड लगानी जो भी इफेक्टेड आई है उसमें, और ये बोल रहा है पॉइंट लास्ट में कि पेशेंट को एडवाइस करना है उसको लेटे रहने के लिए, क्योंकि उसको गैस बबल अगर इंजेक्ट करा है ना प्रोसीजर में, तो उसको ज़्यादा उठना नहीं है, उसको लेटे ही रहना है ताकि वो चीज़ प्रोसीजर आगे अपना काम कर सके।
नेक्स्ट है रेगुलर मॉनिटर ऑपरेटिव साइट ड्रेसिंग, इन्फॉर्म डॉक्टर इफ साइन ब्लीडिंग इज प्रेजेंट। उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है, उसके ऑपरेशन साइट जहाँ पे उसका सर्जिकल मैनेजमेंट हुआ है उसको हमको ध्यान रखना है, ड्रेसिंग करनी है उसकी, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना अगर कोई ब्लीडिंग का साइन हमको दिख रहा है, ज़्यादा कुछ ब्लीडिंग दिख रही है तो। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू पेशेंट, कीप द हेड एलिवेटेड फ्रॉम द वन साइड बट आफ्टर स्क्लेरल बकलिंग कीप डाउन द हेड। ओके, ये हम बोल रहे हैं कि इसको प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करनी, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, उसका हेड को एलिवेट रखना है एक साइड से, और अगर स्क्लेरल बकलिंग करी है, स्क्लेरल बकलिंग बोले तो सिलिकॉन इनसर्कल बैंड, सिलिकॉन का बना हुआ अगर वो डाला है तो उसके हेड को डाउन करना ज़रूरी है। ओके, ये बात का ध्यान रखना। रिपोर्ट डॉक्टर इफ रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ आई इज नोटेड, रेडनेस या स्वेलिंग आई में दिख रही है सूजन, तो हमको ज़रूर रिपोर्ट करना है डॉक्टर को, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर हेल्थ एजुकेशन हो सकती है हमारी, देने को हमको ज़रूरी है एज अ नर्स होते हुए। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड द एक्टिविटीज दैट कॉज रैपिड आई मूवमेंट सच एज रीडिंग, कॉरेंटिंग एक्सेट्रा, रीडिंग राइटिंग एक्सेट्रा। तो हमें पेशेंट को अवॉइड करना है जिससे उसका आई का मूवमेंट हो, जैसे कि अगर वो रीड करेगा तो उसके आई का मूवमेंट होगा, और लिखेगा तो भी उसके आई का मूवमेंट होगा, तो जितना हो सके उसके आई के मूवमेंट को हमें कम करना है, और हो सके तो करना भी नहीं है आई के मूवमेंट को, उसको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड एक्टिविटीज दैट इंक्रीज आईओपी सच एज बेंडिंग ओवर द वेस्ट, स्नीजिंग, कफिंग, स्ट्रेनिंग, वॉमिटिंग। हमें उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नहीं बढ़ने देना है, और जैसे कुछ एक्टिविटीज़ लिख रखी है वो उसका प्रेशर बढ़ाती है, तो हमें कम से कम वो चीज़ करवानी है। जैसे कि अगर वो बैंड होगा तो उसकी आईओपी इंक्रीज होगी, छींकेगा, कफिंग करेगा, स्ट्रेनिंग करेगा, वॉमिटिंग करेगा, इन सब चीज़ों से उसकी आईओपी इंक्रीज होगी, तो हमें हो सके उतना उसको नहीं करवानी ये चीज़ें, और ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कॉन्टैक्ट द सर्जन इमीडिएटली इफ देयर इज एक्यूट पेन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम अफेक्टेड आई। जो आई अफेक्टेड है उसमें से अगर डिस्चार्ज निकल रहा है या पेन हो रहा है तो हमको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। लास्ट, एडवाइज टू वियर सन ग्लासेस वाइल गोइंग आउटसाइड इन ब्राइट लाइट। ये पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि अगर वो पेशेंट बाहर जाता है सनलाइट में या कोई भी लाइट में जाता है, ब्राइट लाइट में, तो उसको सन ग्लासेस पहनना इज जस्ट इन कंपलसरी। ओके, सो गाइज ये था मेरा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू रेटिनल डिटैचमेंट। अगर ये आपको हेल्पफुल थोड़ा सा भी रहे और इंटरेस्टिंग लगा हो तो मेक श्योर आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, नर्सिंग पैराडाइज।